हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है 10 दिन बाद जांच जरूरी नहीं। देखिए, कोरोना संक्रमण में जो होम आइसोलेशन के लिए जो नए नियम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं उसके तहत ये बोला गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपको हल्का सा फीवर है तो आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा फीवर आता है तो आप दिन में 4 बार कौन सी दवाई ले सकते हैं। तो देखते हैं इस आर्टिकल को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रहने वाले हल्के संक्रमण या बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि होम आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहने और लगातार 3 दिन तक बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मरीज जिस कमरे में रहते हों उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी 94% से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें वेंटिलेशन की भी बेहतर सुविधा होनी चाहिए। बिना लक्षण वाले मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि प्रयोगशाला में जांच के बाद की जानी चाहिए। मरीज के लिए हर समय एक देखभाल करने वाला उपस्थित होना चाहिए और होम आइसोलेशन के दौरान केयर टेकर व अस्पताल के बीच संवाद जारी रहना चाहिए। 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों और तनाव, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, क्रोनिक लंग, लीवर, किडनी रोग इत्यादि जैसे मरीजों के लिए भी इसमें कई तरीके के उपचार बताए गए हैं। अगर बुखार नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो पैरासीटामोल 650 mg दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी बुखार नियंत्रित नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जो नोप्रेक्सेन 250 mg जैसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दवाइयां दिन में 2 बार दे सकते हैं। आगे न्यूज़ में बताया गया है कि 15 मई के बाद कोरोना से राहत की उम्मीद। जैसा कि पहले भी बताया जा रहा था कि अभी कोरोना पीक पर नहीं है और ये 7 मई के बाद पीक पर जाएगा और उसके बाद 15 मई से ये डाउन होना शुरू होगा। कोरोना के कहर का सामना कर रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत की खबर है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानी गगनदीप कौंग के मुताबिक इस महीने के मध्य से लेकर आखिरी तक संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना संक्रमण चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज़्यादा नए मामले मिल रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इस महीने 2 बार 4 लाख से ज़्यादा केस भी मिल चुके हैं। संक्रमण में बढ़ोतरी का आलम यह है कि एक हफ्ते के दौरान 25 लाख से ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पहली लहर में 23 करोड़ भारतीय हुए गरीब। देखिए, पहला जो कोरोना काल था उसमें भी कई लोगों की नौकरी गई थी, और इस समय अगर हम सिर्फ दूसरे लहर की बात करें जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें 74 लाख नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं। ये एक आंकड़े में सामने आया है। और अभी ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 मई तक पीक पर रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन होगा, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 1 करोड़ नौकरियां इसमें तुरंत जाने की संभावना है। और 1 करोड़ नौकरियां जाने का मतलब है जो मुखिया लोग होते हैं, यानी कि जिसकी नौकरी जाएगी उस पर आश्रित उनका परिवार होता है, तो अगर एवरेजिंग हम लेके चलें 4, तो 4 से 5 करोड़ ऐसे ही लोग गरीब हो जाएंगे। और उससे जो जुड़े, उनसे जो उन पर निर्भर होते हैं, आप कह सकते हैं कि उनकी जो क्रय शक्ति होती है वो कम होगी, तो उससे भी कई तरीके के इस पर फर्क पड़ेंगे। कोरोना महामारी की पहली लहर और लॉकडाउन के बाद लड़खड़ाई आर्थिक व्यवस्था में पिछले 1 साल में 23 करोड़ भारतीय गरीब हो गए हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। ग्रामीण अंचल से ज़्यादा गरीबी का असर शहर में हुआ है। महामारी के दौरान 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सीमा से भी नीचे आ गए हैं। ये आंकड़े अनूप सत्यपथी कमेटी की 375 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी को आधार बनाकर निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी का असर हर वर्ग पर पड़ा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा कहर गरीब परिवारों पर बरपा है। पिछले साल अप्रैल और मई में सबसे गरीब लोगों में से 20% परिवारों की आमदनी पूरी तरह खत्म हो गई। जो धनी हैं उनको भी अपनी आमदनी में
पहले की तुलना में एक बड़े हिस्से का नुकसान हुआ। पिछले साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक लगभग 8 महीने में हर परिवार को 2 महीने की आमदनी गंवानी पड़ी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे श्रमिक थे जिन्हें पिछले साल अंत तक कोई काम नहीं मिला। नेक्स्ट है, जैसा कि कई बार हमें भी नहीं पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देश में कोरोना की क्या हालात हैं। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तो उससे रिलेटेड है ये न्यूज़ कि पाक में ईद पर कई प्रांतों में लॉकडाउन। पाकिस्तान में ईद पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई प्रांतों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यह फिलहाल 15 मई तक जारी रहेगा। नेपाल में भी लगातार संक्रमण पूरी तेजी पर है। यहाँ तीसरे दिन संक्रमण और मरने वालों का आंकड़ा उच्चतम पर था। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनाबाद और गुलाम कश्मीर में 8 मई से 15 मई तक सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार ईद पर अवकाश होने के कारण आवाजाही बढ़ने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक यातायात, व्यापार, शॉपिंग मॉल, पार्क, बाजार सभी कुछ बंद रहेगा। केवल जरूरी सामान और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। पाक में अब तक 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 7.5 से 8,000 से ज़्यादा मरीज आए हैं। यह पहली बार है जब देश में 8,000 से ज़्यादा नए मामले एक दिन में मिले हैं। इसी में एक न्यूज़ दी गई है कि दूसरी लहर में छोटे बच्चों के भी फेफड़े 80% तक हो रहे हैं संक्रमित। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था। 2-3 साल के बच्चे तो न के बराबर संक्रमित हो रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में वायरस के नए स्ट्रेन ने बच्चों के फेफड़ों को भी नहीं बख्शा है। इंदौर शहर के अस्पतालों में गंभीर स्थिति में कोरोना संक्रमित 50 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन संक्रमण के बाद यदि समय पर इलाज नहीं मिलता है तो फिर वायरस शरीर पर हावी हो जाता है। दूसरी लहर में यह भी देखने में आ रहा है कि परिवार में पहले बच्चों में कोरोना के लक्षण ज़्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि वे घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट है, तीसरी लहर के लिए रहें तैयार, ऑक्सीजन का बनाएं स्टॉक। देखिए, जैसा कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया, उनके द्वारा भी बोला गया है कि भारत में तीसरी लहर आना तय है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला है, चीन भी बोल रहा है, जापान, रूस सभी ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना ये जो दूसरी लहर है, नए स्ट्रेन पाए जा रहे हैं भारत में, वो दिन पर दिन अपना रूप बदल रहे हैं। इसको देखते हुए निश्चित तौर पर संभावित है कि भारत में तीसरी लहर आना तय है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था कि तीसरी लहर को लेकर आपका रोड मैप क्या है, और ये लहर मानी जा रही है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जो कि दैनिक जागरण में भी आ चुका है। विशेषज्ञों की ओर से देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही आशंका को देखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश को तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए इस वर्ग के सभी वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना और व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अगर बच्चा कोरोना अस्पताल जाएगा तो उसके साथ माता पिता भी जाएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन दिल्ली का इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। केंद्र ने ऑक्सीजन ऑडिट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। कोर्ट ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता पर विचार करने की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, टैक्स फ्री नहीं रही पीएफ से हासिल आय। देखिए, अभी तक यही एक चीज़ थी जो टैक्स फ्री थी आय में, अब उसे भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। सरकार जिस तरीके से अब टैक्स पर निर्णय ले रही है वो वाकई में निंदनीय है। नए वित्त वर्ष में आयकर के नियमों में बदलाव हुआ है। अप्रैल से लागू नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आ गया है। अब तक रही व्यवस्था के अनुसार प्रोविडेंट फंड मद में जमा राशि के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। कोई भी व्यक्ति वर्ष में पीएफ और अन्य बीमा में 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट हासिल कर लेता था। पीएफ मद में जमा कराई जाने वाली राशि और उस पर
ब्याज को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर माना जाता था। अब सरकार ने पीएफ पर 5 लाख रुपए तक के सालाना योगदान पर मिलने वाले ब्याज को एक खास वर्ग के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि अगर पीएफ अकाउंट में कंपनी का अंशदान नहीं है तो सालाना 2.5 लाख रुपए पर जमा ब्याज ही टैक्स मुक्त रहेगा। नए नियम के अनुसार 2.5 लाख से ज़्यादा वाले यूलिप लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स छूट नहीं रहेगा। यानी यूलिप के लिए सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मैच्योरिटी की रकम टैक्स के दायरे में आएगी। कुछ खास मामलों को छोड़कर आईटीआर फाइल होने के 3 वर्ष बाद इसे दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। यानी रिटर्न फाइल करने के 3 साल बाद टैक्स के मामले नहीं खोले जा सकेंगे। पहले आयकर विभाग के पास 6 वर्षों तक कभी भी स्क्रूटनी शुरू करने का अधिकार था। नेक्स्ट है सीए के फॉरेंसिक स्टैंडर्ड तैयार, राष्ट्रीय काउंसिल में लगेगी मुहर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस कमेटी ने 1 वर्ष की मेहनत के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड तैयार कर लिए हैं। केंद्रीय परिषद की 17 व 18 मई को होने वाली बैठक में इन्हें रखा जाएगा। सेंट्रल काउंसिल की मुहर लगते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी मानकों के दायरे में फॉरेंसिक जांच करेंगे। अभी तक किसी भी वित्तीय अपराध में फॉरेंसिक जांच का कोई निर्धारित मानक नहीं है। इसकी वजह से जो संस्था जांच करवाती थी वह भी संतुष्ट नहीं हो पाती थी कि जांच सही हुई है या नहीं। वहीं जांच करने वाले सीए को भी लगता रहता था कि कहीं उसकी किसी गलती को उसे दंडित न कर दिया जाए। इसे देखते हुए 1 वर्ष पूर्व आईसीएआई ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड तैयार करने की शुरुआत की है। नेक्स्ट न्यूज है कि फिच ने विकास दर अनुमान घटाया। विश्व रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण की लहर ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गहरा असर डाला है। एजेंसी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर के वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रह सकती है। एजेंसी ने कहा कि उसके ताज़ा अनुमान में गिरावट का जोखिम बना हुआ है क्योंकि कोविड-19 मामले से लॉकडाउन का और विस्तार होगा। एजेंसी का कहना है कि कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने से भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां उजागर हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एडिटोरियल पेज से और ये एडिटोरियल दैनिक जागरण के एडिटर द्वारा लिखा गया है, तरुण गुप्ता द्वारा, और इसमें सवालों के शोर में गुम ना हो जाए समाधान, कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है, आर्टिकल है। एक ऐसे दौर में जब कोविड महामारी का शिकंजा निरंतर और कड़ा होता जा रहा है तो देश में मिजाज को भांपना कठिन नहीं है। इस मिजाज में उदासी और आक्रोश का मिश्रण है। चारों ओर उथल पुथल मची हुई है। दुख से भरी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनका वर्णन भी संभव नहीं है। वेदना की यह चीख पुकार रोष में रूपांतरित होना आरंभ हो गई है। अभी हम हर प्रकार की किल्लत से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, जीवन रक्षक दवाएं और यहाँ तक कि ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सीमित हो गई है। आम से लेकर खास तक और संसाधन संपन्न लोग भी इनकी कमी से दो चार हो रहे हैं। विडंबना देखिए कि हर तरफ हम यही सुन रहे हैं कि संसार में केवल प्रेम और हवा ही मुफ्त उपलब्ध है। जीवन की डोर से जुड़ी ये सांसें इससे पहले इतनी मूल्यवान और दुर्लभ नहीं लगी। अगर बहादुर शाह जफर की मशहूर गजल में कुछ फेरबदल करें तो मौजूदा हालात को इन शब्दों में बयां किया जा सकता है कि सांस लेनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थी। मानो मरीजों का अपर्याप्त इलाज ही हमें उद्वेलित करने के लिए काफ़ी नहीं था। इतनी ही खराब स्थिति शवों को लेकर भी दिखती है। देखिए, जैसा आर्टिकल में बताया जा रहा है वैसा संभावित था, क्योंकि जब संपन्न राष्ट्र जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में जब कोरोना की दूसरी लहर आनी शुरू हुई थी तब वहाँ पर संसाधनों की कमी होने लगी थी। ऑक्सीजन की उपलब्धता उनके पास पर्याप्त थी लेकिन बेडों की संख्या कम हो रही थी। और भारत जो कि अगर हम इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था देखें तो सबसे खराब मानी जा सकती है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके से है कि पूरी तरीके से चरमराती दिख रही है। सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, वहाँ पर बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी। अब हालात इस तरीके बिगड़ चुके हैं कि जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं,
खांसी की, बुखार की या फिर किसी भी तकलीफ की, वो भी मिलना बंद हो गया है। इस कदर अव्यवस्था फैली हुई है कि आप आर्टिकल में ये भी सही लिखा गया है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आप कहीं बाहर जाएंगे, लोग हाँफ रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारा मारी कर रहे हैं, अपने मरीजों को लेकर भाग रहे हैं। यानी चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। अगर सरकार चाहती, सरकार के पास समय था, क्योंकि पहली लहर से दूसरी लहर के बीच का जो समय था उसमें सरकार कुछ हद तक अपनी कमियों को पूरा कर सकती थी, वो व्यवस्था कर सकती थी। इसमें पूरी तरीके से सरकार फेल हुई है। टीकाकरण को तत्कालिक रूप से तेज करना अनिवार्य है। इस बीच टीके की कीमत पर अनावश्यक बहस भी शुरू हो गई है। जिस वस्तु की हमें जरूरत है और जिसकी आपूर्ति फिलहाल तंग है, हम उसके मूल्य पर ही मोलभाव करने में लगे हैं। देखिए, कोरोना जो बीमारी है वो राष्ट्रीय महामारी घोषित होनी चाहिए और हो भी गई है। तो इसमें ये जो दवाइयाँ हैं, जो इसमें टीकाकरण किया जा रहा है, वो मुफ्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। अगर आप इसे मुफ्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी जो कीमत है वो इस तरीके से रखी जाए कि गरीबों पर इसका फर्क ना पड़े और वो इसकी डोज ले सके। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि इसे बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बीच काफ़ी कुछ किया जा सकता था। हालांकि इससे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐतिहासिक कमियों की ओर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। उसकी हालत तो महामारी से भी बहुत खस्ता थी। यदि हम विकसित देशों की तुलना करें तो उदाहरण स्वरूप अमेरिका, जहां अपनी जीडीपी का 17% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, वहीं हमारा खर्च 2% से भी कम है। अर्थव्यवस्थाओं के आकार और आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति आंकड़े इस अंतर की खाई को और चौड़ा करते हैं। इसका समाधान यही है कि अधिक खर्च के लिए ज़्यादा धन कमाया जाए। चूंकि इसमें समय लगेगा, लेकिन तब तक अपने सीमित संसाधनों से खर्च की प्राथमिकताएं तय करना ही उपयोगी होगा। कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ने की खबरों से एक उम्मीद जगी है। इस खुशखबरी की हकीकत भी जल्द ही पता लग जाएगी। निसंदेह हम सरकारी क्षमताओं और उदारता से राहत की प्रतीक्षा में हैं, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आशा और सहयोग ही मानवीय सभ्यताओं के अस्तित्व के अहम अवयव हैं। बंगाल में तीसरे दल की गुंजाइश खत्म। हालांकि यह आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यदि कोई पार्टी अपनी गलतियों को जान समझ ले और उन्हें सुधारने की कोई गंभीर कोशिश ना करे तो उसका हश्र क्या होता है? वही होगा जो सीपीएम यानी माकपा का बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ है। उसे एक भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस भी खाली हाथ रही। कांग्रेस को माकपा के हश्र से सबक लेना चाहिए। माकपा और कांग्रेस के कुछ नेतागण अपनी गलत नीतियों के कारण एक दिन पार्टी को मटियामेट कर देंगे। क्या यही सोच बदल चुके हैं? देश हित और प्रदेश हित में उन मुद्दों पर मौजूदा पक्ष और विपक्ष में मजबूती से अड़े रहने वाले दो मजबूत राजनीतिक दल अब आमने सामने हैं। बंगाल में तीसरे दल के लिए फिलहाल कोई जगह नजर नहीं आती है। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर माकपा की ढूलमूल नीति के कारण 1993 से ही पिछड़े और उससे सशंकित थे, पर उसके अन्य गुणों के कारण जनता ने उसे लगातार 34 साल तक सत्ताहीन रखा। जब मंडल आरक्षण 1993 में लागू हुआ तो माकपा की तत्कालीन बंगाल सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। उसने मंडल आरक्षण लागू नहीं किया। पर जब 2009 में लोकसभा चुनाव में माकपा की भारी हार हुई तो उसे समझ में आया कि आरक्षण को लेकर कुछ करने की जरूरत है। फिर बुद्धदेव सरकार ने 2010 में आधा अधूरा और डंडी मार आरक्षण लागू किया। इस कारण माकपा को लाभ कम हानि ज़्यादा हुई। बंगाल की सरकार नौकरियों में पहले से पिछड़ों के लिए 7% आरक्षण था, इसे बढ़ाकर वाम सरकार ने 17% कर दिया। इसमें भी मुस्लिम वोट बैंक हावी रहा। बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। अतिरिक्त 10% आरक्षण के दायरे में 56 लाभुक जातियां लाई गई हैं। वाम मोर्चा सरकार ने उनमें से 49 मुस्लिम जातियां समूह रखे हैं, इसमें जिसके खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। 2011 के बंगाल विधानसभा ही ममता पहली बार सत्ता में आई थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब कौन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि बंगाल में निकट भविष्य में वाम दलों का पुनर्जीवन संभव है। नेक्स्ट है बौद्धिक अधिकार की बाधा।
यह राहतकारी है कि अमेरिकी प्रशासन भारत समेत अन्य देशों की इस मांग के साथ खड़ा हुआ है कि कोविड महामारी रोधी टीके से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट संबंधी कानून में छूट दी जाए। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अभी तक आनाकानी कर रहे अन्य देश भी यह समझेंगे कि आज की जरूरत आधिकारिक टीकों के जल्द उत्पादन की राह आसान कर दुनिया को महामारी से मुक्त करना है। बेहतर हो कि विश्व व्यापार संगठन उन औपचारिकताओं को जल्द पूरा करे जिनसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौते में रियायत हासिल की जा सके, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है और टीकाकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण टीकों की मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी है। यह संभव है कि टीका बनाने वाली कंपनियों को बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में छूट की पहल रास न आए, लेकिन ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे उन्हें नुकसान भी ना उठाना पड़े और मानवता के हित में भी कदम उठाए जा सके। तो ये आज का यानी 7 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बाद आपको करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।